तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीमा मेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सॉरी क्लास 10 लिखा हुआ है इसमें। सॉरी, क्लास 10 नहीं है ये, मेरी गलती है इसमें। वापस चलते हैं। क्लास 10 नहीं, चैप्टर 12, चैप्टर 10 लिखना था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। वेव ऑप्टिक्स के बारे में चैप्टर 10 है जो कि, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज वेव ऑप्टिक्स के 20 क्वेश्चन, जिसमें आप सीयूईटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, जिस देने के बाद आप इस चैप्टर से जो टॉप क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने लेके आया इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप बाकी आपकी जो सारी दिक्कत है वो सॉल्व होंगी, आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, तो इसलिए इसमें ये सोच के स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वेव फ्रंट दैट ओरिजिनेट व्हेन अ प्लेन वेव पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो मतलब ये बोला है इन्होंने कि एक पेन, वेयर इज द पेन, 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 कि इन्होंने बोला है कि ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो मान लो इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और ये एक कन्वर्जिंग इस लेन से पास करेगा। तो जो लेन से पास होने के बाद जो किस तरीके का वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेव फ्रंट है वो कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग स्पेरिकल। ठीक है, चलिए, तो ये मतलब इसी के स्टेप में पर कन्वर्जिंग टाइप से बन जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर नहीं समझ में आया ना तो आप सीधे लेंस के फिनोमेना को पता कर लीजिए कि क्या करता है। अगर रेज आ रही है तो वो किधर फोकल लेंथ की तरफ या फिर फोकस की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यही काम करता है। तो ये जो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस लेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? हाउ कैन बी द फ्रिंज ब्रेथ यानी कि बी इंक्रीज बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पूछा है कि जो फ्रिंज ब्रेथ है यानी कि बी, उसको किस तरीके से डबल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ द स्लिट। अगर जो बीच में स्लिट में जो जो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर उसके सेपरेशन को कम कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है जो यंग्स जो फ्रिंज ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आंसर क्या है? रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ द स्लिट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल इन द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस कॉल्ड। मतलब हमें बताना है कि लोकस लोकस बताना है पार्टिकल्स का कि वो जब सेम फेस में वाइब्रेट कर रही हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि आप अगर चैप्टर आपको पता है तो चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो दैट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में क्या होता है कि सेम पार्टिकल सेम फेस से वाइब्रेट करते हैं ना, तो दैट इज वेव फ्रंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन। इनमें से किन फैक्टर पे लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है, ये आपको बताना है मुझे इस चैप्टर में। ठीक है, तो दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? इन सब में से किन फैक्टर पे? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली बात है एम्पलीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, अगर आपको पता है ये सारी चीजें, बेसिक नॉलेज पता है, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट फिनोमेना कंफर्म द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। मतलब इनमें से कौन सा फिनोमेना ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को प्रूफ करता है या फिर उसको वैलिडेट करता है। ठीक है, तो हमें बताना है। दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स द फिनोमेना ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पोलरॉइड ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज। अब बताना है कि वो क्यों यूज होते हैं। क्या वो चीप होते हैं इसलिए? पोलराइड मतलब ग्लासेस, मतलब जो आपने देखी है ना, जो अपने आप सन ग्लासेस यूज करते हैं उनमें होते हैं। तो आपको बताना है उनका रीजन क्या है, कि क्या वो चीप होते हैं इसलिए? अरे भैया, सन ग्लासेस में चीप से क्या मतलब? तो वो तो ये तो ऑप्शन नहीं है ना, ये तो आप काट ही दो। दे हैव अ गुड कलर, नहीं ये भी नहीं है भाई, क्योंकि कई सारे कलर्स के आते हैं, तो ये भी नहीं। फैशन तो हटा ही दो, क्योंकि फैशन से ये तो बहुत ही एक मतलब नॉनसेंस वाला ऑप्शन है, अगर कोई इसको सोचता भी है तो। ऑब्वियसली बात क्या है, टू दे रिड्यूसेस द लाइट इंटेंसिटी टू हाफ ऑफ, है ना? तो आंसर इसका क्या है?
दे बिकॉज लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देते ताकि जो आपका जो विजन है वो क्लियर रह सके, आपको साफ तरीके दिख सके, आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये तो एक ऑप्शन देख के भी अगर आपको ये मतलब ये रीजन भी नहीं पता है ना आपको, तो ऑप्शन देख के आप मार्क कर सकते हो। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बोला है टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ द सोर्सेज ऑफ लाइट इमिट्स। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया। टू लाइट सोर्स, दो लाइट सोर्स है, आर सेड टू बी कोहेरेंट, वो कोहेरेंट कब कहलाएंगे, व्हेन बोथ द सोर्सेज ऑफ लाइट इमिट्स। तो इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो कोहेरेंट है देन दे हैव अ सेम वेवलेंथ एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा, वेवलेंथ सेम होगी, अगर वो कोहेरेंट है तो इनमें से कोहेरेंट का कौन सा ऑप्शन प्रूव हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दे द सेम वेवलेंथ एंड द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ डोपलर्स इफेक्ट। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन डोपलर्स इफेक्ट का है बताना है हमें। ठीक है, तो डोपलर रेडियस नहीं, डोपलर स्पेक्ट्रोमीटर नहीं, डोपलर वैली वैलिसीमीटर, वेलोसिटी होता है ना वेलिसीमीटर, या फिर ये ऑल ऑफ दीज। देखिए जो डोपलर, अगर आप देखें इसमें नाम से देख सकते हैं डोपलर रेडियस, बिल्कुल बात सही है, ये डोपलर डोपलर साहब, इसके इसमें नाम में डोपलर आ रहा है, इसमें भी डोपलर डोपलर, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आप बिना सारे ऑप्शंस को देखे मार्क नहीं कर सकते या जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 से चलते हैं। विच हु डिस्कवर द पॉइजन ब्राइट स्पॉट। तो पहला साइंटिस्ट, दूसरा साइंटिस्ट, और ये तीसरे साइंटिस्ट, और ये चौथे साइंटिस्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से किसने पॉइजन ब्राइट स्पॉट को बताया। भाई अगर किसी को नहीं भी पता है ना किसने बनाया, तो भाई ऑप्शन देख के बता दिया किसने, भाई पॉइजन ने बनाया, पॉइजन, जहर ने बनाया, जहर, है ना। जहर किसके लिए, हम लोगों के लिए। भाई कितना पढ़ना पड़ता है, बट क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप नाम से भी रिलेट कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या मतलब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन द लाइट वेव फ्रंट इंटरफेयर्स। बताइए इनमें से बताना है क्या कंजर्व रहता है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, या फेज, या नन ऑफ दीज। तो आंसर इज नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 10 क्वेश्चन। अब अगले 10 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये हमारा आधा फेज कंप्लीट हो गया। अब आधे फेज के और चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रिजॉल्व द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। इनमें से रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनमें से किस चीज को बढ़ाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है मुझे कि इंक्रीजिंग दी वेवलेंथ बढ़ा सकते हैं या डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको पिछला वीडियो आपने मेरा देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आंसर कर सकते हो, क्योंकि शायद आईएएस 13 या 14 नंबर का क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड था लास्ट वीडियो में। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, जाके वीडियो देख लीजिए। तो अगर आपने देखा है तो बता कर सकते हैं। तो दैट रीजन इज डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि दैट इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब ये क्या है, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 अपॉन लैम्डा, 22 लैम्डा। अब पूछेंगे डी क्या है, तो डी इज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है अगर डी को इंक्रीज करेंगे तो आरपी यानी कि रिजॉल्विंग पावर तो बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या प्रूव करता है, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि पोलराइजेशन किस फिनोमेना की वजह से, या फिर या कौन सी किस चीज, पोलराइजेशन किस चीज को प्रूव करता है। पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में ये भी हमने दिखाया था, 2-3 क्वेश्चन पीछे पहले जाके
आप नहीं है तो चेक कर सकते हैं वहां जाकर भी। तो दैट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट को ये प्रूव करता है पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? द वेव फ्रंट ड्यू टू द सोर्स सिचुएटेड एट द इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कोई सोर्स है तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट है वो हमें कैसा दिखाई देगा? तो दैट इज प्लेनर। अगर फॉर एग्जांपल बहुत दूर कहीं है तो जो वेव फ्रंट मुझे आते हुए दिखाई देंगे वो क्या पैरेलल दिखाई देंगे ना आपस में? जैसे कि हम एज्यूम करते हैं कि रे ऑप्टिक्स में कि अगर कहीं इनफाइनाइट से लाइट आ रही है तो वो पैरेलल टू दी लेंस आ रही है, पैरेलल टू दी मिरर आ रही है ना, तो दैट इज पैरेलल। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ए लेजर बीम इज कोहेरेंट बिकॉज इट कंटेन, इनमें से बताना है कि अगर लेजर बीम कोहेरेंट है तो इनमें से क्या चीज को कंटेन करेगा। ठीक है, अब वेव ऑफ सेवरल वेवलेंथ गलत, ये तो सेवरल वेवलेंथ तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं। इनकोहेरेंट नहीं, ये तो गलत है, इनकोहेरेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, कोहेरेंट वेव ऑफ सेवरल वेवलेंथ नहीं, कोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ये एब्सोल्युटली सही है। आई होप मेरा फॉर मैं यहाँ पे वीडियो मेरा जो फेस आ रहा है यहाँ पे उसकी वजह से आपको शायद वेवलेंथ ना दिखे, पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो है कोहेरेंट वेव ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ये तो प्रॉपर्टी है कोहेरेंट सोर्सेज की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है इनमें से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 the two sources have randomly varying phase difference, दो रैंडमली सोर्स हैं जो जिनका फेज डिफरेंस क्या है, फाइव रिजल्टिंग इंटेंसिटी विल बी, रिजल्टिंग देखो इसका क्या है, फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेज द रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट वो क्या दोनों का सम हो जाएगा फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इनकोहेरेंट सोर्सेज है तो फिर क्योंकि रैंडमली वेरिंग फेस है, ये खुद बोल रहा है, तो दैट इज इन दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 2I0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल द लाइट फॉर्म्स ऑफ, हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट किस चीज की फॉर्म है? दैट इज लाइट इज अ वेव फॉर्म। ठीक है, ये भी हाइगन का प्रिंसिपल है, याद रख लीजिए इसको। ये जो साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन है ना जिनमें साइंटिस्ट के नेम पूछा है, साइंटिस्ट ने क्या किया वो पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी बेस से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें 2 मार्कर में भी बोर्ड से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4I। ठीक है, द सुपरपोजिशन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम बता दें इसको, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा? आई मैक्स दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √of I1 I2, और मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम दैट इज I1 प्लस I2 माइनस 2 √of I1 I2। ठीक है, आप फॉर्मूले में डालिए और वैल्यू निकालिए, तो इसका आपका आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम क्या होगा? 9I, मिनिमम क्या होगा? I। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है इनमें बताना है कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस क्या होता है? बाई 2 है। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव तो दैट इज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से आप मार्क कर सकते हैं। दैट इज 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2 इज द एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर फॉर द डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि इंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस के लिए क्या होने वाला है पाथ डिफरेंस। ये आपका लिए होमवर्क है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? व्हेन when opposite to the sun, when exposed to the sunlight the thin film of oil on water of tan exhibited brilliant color due to the phenomena of, इनमें से कौन से फिनोमेना की वजह से ये होता है? ठीक है, तो आपको मुझे बताना है। तो दैट इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, इसको अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपन इफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट। मतलब एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसको व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया हमने, व्हाइट लाइट से रिप्लेस किया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उससे क्या फर्क है? तो गाइस उससे ये फर्क पड़ेगा कि जो सेंट्रल फ्रिज है वो व्हाइट हो जाएगी, बाकी ऑल क्या रहेंगी, बाकी सारी क्या रहेंगी, कलर्ड रहेंगी। तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना?
तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें भी आप अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहें और हम लोगों के साथ अपनी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।